नमस्कार और स्वागत है आपका द डीप डाइव में। आज हमारे हाथ लगी है एक हजारों साल पुरानी किताब चरक संहिता और उसका एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय छर्दी चिकित्सितम। अब देखिए, उल्टी यानी वॉमिटिंग हम सबके लिए एक आम अनुभव है। पेट खराब हुआ, कुछ गलत खा लिया और बस हो गई। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली इसे सिर्फ एक लक्षण के तौर पर नहीं देखती थी, वो इसे शरीर की एक कहानी के रूप में देखती थी। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि आयुर्वेद उल्टी को कैसे अलग-अलग हिस्सों में बांटता है, उसके शारीरिक और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक कारणों को कैसे समझता है। तो चलिए देखते हैं कि हजारों साल पुरानी ये किताब इस आम सी लगने वाली समस्या के बारे में क्या कहती है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये छर्दी शब्द का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ उल्टी के लिए एक कह सकते हैं एक फैंसी संस्कृत शब्द है, या इसमें कुछ और भी छिपा है? ये सवाल ही इस पूरे विषय की नींव है। बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर लोग छर्दी और वमन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। जी, वमन एक कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसीजर है, एक थेरेपी। इसे पंचकर्म में इस्तेमाल किया जाता है ताकि शरीर में बढ़े हुए कफ और पित्त जैसे दोषों को मतलब जानबूझकर एक प्रक्रिया के तहत बाहर निकाला जा सके। अच्छा, तो वमन एक तरह का डिटॉक्स हुआ, जैसे डॉक्टर की देखरेख में किया जाता है? बिल्कुल। जबकि छर्दी एक रोग है, एक अनकंट्रोल्ड पैथोलॉजिकल कंडीशन। और मजे की बात यह है कि चरक संहिता इसे भी दो नजरियों से देखती है। एक है अधारणीय वेग, यानी शरीर का एक ऐसा नेचुरल आवेग जिसे रोकना नहीं चाहिए। अधारणीय वेग? हाँ, मान लीजिए आपने कुछ जहरीला या खराब खा लिया तो शरीर उसे बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। ये शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब ये शरीर का खुद को बचाने का एक तरीका है? जी, लेकिन जब यही प्रक्रिया बिना किसी बाहरी कारण के शरीर के अंदरूनी दोषों के बिगड़ जाने की वजह से बार बार होने लगे, तब यही अधारणीय वेग एक रोग बन जाता है। वाह! तो एक ही क्रिया एक तरफ सुरक्षा कवच है और दूसरी तरफ एक बीमारी। बिल्कुल। ये तो कमाल का डिस्टिंक्शन है। मतलब शरीर की हर क्रिया को उसके कॉन्टेक्स्ट में दिखा जा रहा है। जी, तो जब ये एक बीमारी बन जाती है, तो क्या आयुर्वेद इसे एक ही तरह की बीमारी मानता है, या इसके भी कुछ प्रकार हैं? यहीं पर आयुर्वेद का असली विश्लेषण शुरू होता है। वो सिर्फ उल्टी हो रही है कहकर नहीं रुकता, वो पूछता है कैसी उल्टी हो रही है। अच्छा। और इसी कैसी के आधार पर छर्दी को 5 अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है, जो सीधे सीधे तीनों दोषों वात, पित्त और कफ से जुड़ी हैं। 5 प्रकार, सिर्फ एक लक्षण के। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। जरूर। तो पहला है वातज छर्दी। इसके कारण भी बड़े दिलचस्प है। बहुत ज्यादा मेहनत करना, उपवास रखना या फिर शोक, भय और चिंता जैसी मानसिक अवस्थाएं। एक मिनट। मतलब दुख या डर से भी उल्टी हो सकती है? ये तो सीधा-सीधा मन और शरीर के कनेक्शन की बात हो गई। बिल्कुल। और इसके लक्षण भी वात के स्वभाव को ही दर्शाते हैं। हृदय और पसलियों में दर्द, मुंह का सूखना, सिर दर्द, और जो उल्टी होती है वो बहुत जोर के वेग से आती है, हाँ। पर निकलती बहुत कम है। और जो निकलता है वो झागदार काले रंग का और स्वाद में कसैला होता है। ये वर्णन इतना सटीक है। मतलब आप मरीज की हालत को महसूस कर सकते हैं। शरीर में एक तूफान मचा है, लेकिन कुछ ठोस बाहर नहीं आ रहा। बिल्कुल वात यानी हवा जैसा। तो फिर पित्त छर्दी इससे कैसे अलग है? पित्त छर्दी के लक्षण बिल्कुल अलग है। इसका कारण है बहुत ज्यादा तीखा, खट्टा या गरम खाना खाना। इसमें लक्षण भी पित्त यानी आग वाले होते हैं। बेहोशी, बहुत तेज प्यास लगना, आंखों और सिर में जलन। और उल्टी? उल्टी का रंग पीला या हरा होता है, स्वाद में कड़वी और साथ में एक जलन का एहसास भी होता है। अच्छा, तो ये वो वाली उल्टी है जिसे हम अक्सर एसिडिटी या बाइल से जोड़ते हैं? जी, कह सकते हैं। एक में सूखापन और दर्द है, दूसरे में जलन और गर्मी। ये तो दोषों के अपने स्वभाव को ही दर्शा रहा है। तो क्या कफज में भी यही पैटर्न दिखता है? एकदम सही पकड़ा आपने। तीसरा प्रकार है कफज छर्दी। इसके कारण है ज्यादा तला भुना, भारी भोजन करना या दिन में सोना। ये सब कफ को बढ़ाते हैं। ठीक है। इसके लक्षण है तंद्रा यानी हर वक्त नींद आना, मुंह में मीठापन महसूस होना और शरीर में भारीपन। और उल्टी भी कफ जैसी ही होती है, चिकनी, गाढ़ी, मीठे स्वाद वाली, और इसमें दर्द या जलन कम होती है। ये तीनों प्रकार तो शरीर के मेटाबॉलिज्म या खानपान की गड़बड़ी से जुड़े लगते हैं। बाकी के दो कौन से हैं? चौथा प्रकार सबसे गंभीर माना जाता है, सन्निपातज छर्दी। सन्निपातज? जी, सन्निपातज का मतलब है जब तीनों दोष वात, पित्त और कफ एक साथ बिगड़ जाएं। इसमें तीनों के मिले जुले लक्षण दिखते हैं। जैसे कि पेट में भयानक दर्द,
अपच, प्यास, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी का स्वाद नमकीन, खट्टा, रंग नीला और कभी-कभी उसमें खून भी मिला हो सकता है। ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी का संकेत है। ये तो बहुत गंभीर लग रहा है। और पांचवां प्रकार? पांचवा प्रकार शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। इसे कहते हैं द्विष्ठार्थ संयोगज छर्दी। द्विष्ठार्थ संयोगज? जी, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। किसी घृणित, गंदी या डरावनी चीज को देखने, सूंघने या उसके बारे में सोचने भर से मन इतना विचलित हो जाता है कि उल्टी हो जाती है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हजारों साल पहले उन्होंने एक ऐसी कैटेगरी बनाई जिसे आज हम साइकोसोमैटिक इलनेस कहते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा जिक्र नहीं, ये एक पूरा प्रकार है। बिल्कुल। इसका मतलब वो मन के प्रभाव को शरीर पर उतना ही वास्तविक मानते थे जितना कि किसी शारीरिक दोष को। यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। मन और शरीर को अलग-अलग नहीं देखा गया। एक अप्रिय विचार भी शरीर में उतना ही बड़ा असंतुलन पैदा कर सकता है जितना कि खराब भोजन। 5 अलग-अलग कारण, 5 अलग-अलग तरह के लक्षण। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक गोली ले लो और सब ठीक वाला अप्रोच यहाँ काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। तो फिर इन सब का इलाज कितना अलग होता था? इलाज का तरीका भी उतना ही विस्तृत और अनोखा है। सबसे पहला और मुख्य सिद्धांत है लंघन। लंघन यानी उपवास? हाँ, उपवास। किसी भी तरह की उल्टी में सबसे पहले शरीर को और कुछ पचाने का काम नहीं दिया जाता। सिस्टम को आराम देना है। ये तो आज भी हम करते हैं। अगर पेट खराब हो तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ हल्का खाओ या थोड़ी देर कुछ मत खाओ। जी, यह पाचन तंत्र के लिए एक रीस्टार्ट बटन जैसा है। लंघन के बाद इलाज रोगी के बल यानी उसके शारीरिक शक्ति पर निर्भर करता है। बल पर? जी, अगर रोगी बलवान है तो शोधन चिकित्सा की जाती है और अगर रोगी कमजोर है तो शमन चिकित्सा का उपयोग होता है। शोधन और शमन, इन शब्दों का क्या मतलब है? शोधन का मतलब है सफाई करना। इसमें वमन या विरेचन जैसी प्रक्रियाओं से बढ़े हुए दोषों को जड़ से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और शमन? और शमन का मतलब है शांत करना। इसमें औषधियों और हल्के भोजन से दोषों को शरीर के अंदर ही शांत किया जाता है, बिना उन्हें बाहर निकाले। यहीं पर एक सवाल उठता है मेरे मन में। आपने कहा कफत छर्दी में शोधन करते हैं, जिसमें वमन भी शामिल है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उल्टी के इलाज के लिए और उल्टी कराई जाती थी? ये तो सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है। आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये आयुर्वेद के एक गहरे सिद्धांत को समझने का मौका देता है। देखिए, कफत छर्दी में समस्या उल्टी की क्रिया नहीं है। समस्या है पेट में जमा हुआ अतिरिक्त और दूषित कफ। अच्छा। वो कफ ही बार बार उल्टी को उकसा रहा है। तो छर्दी एक अनियंत्रित दर्दनाक प्रक्रिया है, जबकि चिकित्सीय वमन एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य एक ही बार में उस सारे दूषित कफ को बाहर निकाल फेंकना है जो बीमारी की जड़ है। ओह, अच्छा। तो ये जैसे को तैसा वाला सिद्धांत नहीं है, बल्कि जड़ पर हमला करने जैसा है। आप उस भरे हुए ग्लास को ही खाली कर रहे हैं जो बार बार छलक रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। एक बार कारण हट गया तो लक्षण अपने आप शांत हो जाता है। समझ गया। वहीं दूसरी तरफ वातिज छर्दी में, जहां शरीर पहले से ही कमजोर और सूखा है, वहां शोधन नहीं करेंगे। वहां पौष्टिक चीजें जैसे औषधीय घी या मांस रस देकर शरीर को मजबूत किया जाता है। और उस मनोवैज्ञानिक छर्दी का क्या, जिसका कारण कोई गंदी तस्वीर या विचार था? उसके लिए तो कोई दवा काम नहीं करेगी। बिल्कुल, उसके लिए इलाज भी मनोवैज्ञानिक ही था। रोगी को आश्वासन देना, उसका ध्यान बटाने के लिए मनपसंद और अच्छी बातें करना, उसे उसकी पसंदीदा सुगंध देना या मनपसंद भोजन देना। मतलब मन को ही शांत करना। जी, मूल रूप से मन को उस अप्रिय अनुभव से हटाकर एक प्रिय अनुभव की ओर ले जाना। ये तो अद्भुत है। हर प्रकार के लिए एक टेलर मेड इलाज। लेकिन क्या होता है जब ये समस्या लंबे समय तक चलती रहे, जिसे हम आज क्रॉनिक वॉमिटिंग कहते हैं? भले ही शुरुआत किसी भी दोष से हुई हो। मतलब कुछ समय बाद बीमारी का स्वभाव ही बदल जाता है और अब मुख्य समस्या वो कारण नहीं रहता जिससे उल्टी शुरू हुई थी, बल्कि वो कमजोरी बन जाती है जो उल्टी की वजह से आई है। बिल्कुल, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। सही बात है। और इसीलिए इलाज का पूरा फोकस भी बदल जाता है। अब लक्ष्य दोषों को निकालना नहीं, बल्कि वात को शांत करना और शरीर को पोषण देना होता है। अच्छा। इसके लिए च्यवनप्राश, कल्याणक घृत जैसी पौष्टिक औषधियों और मांस रस का प्रयोग बताया गया है। इलाज क्लींजिंग से हटकर
रीबिल्डिंग पर आ जाता है। ये दिखाता है कि वो बीमारी को एक स्थिर चीज नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देख रहे थे। जी हाँ। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्या वो अपनी सीमाओं को भी समझते थे? क्या ऐसे भी लक्षण बताए गए हैं जिनसे पता चले कि अब ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती? हाँ, असाध्य लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन है और ये उनकी वैज्ञानिकता का एक बड़ा प्रमाण है। वो ये दावा नहीं करते कि हर चीज का इलाज है। उन्होंने लिखा है कि अगर उल्टी किसी बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति को हो, लगातार हो रही हो और रुकी ना रही हो, या उल्टी में खून, मवाद जैसी चीजें आए या मल मूत्र जैसी गंध हो, तो उसे असाध्य समझना चाहिए। ये लक्षण तो आज के हिसाब से भी बहुत गंभीर बीमारियों के संकेत हैं, जैसे कि पेट का कैंसर या आंतों में रुकावट। जी। ये जानना कि इलाज की सीमाएं क्या हैं, ये भी चिकित्सा विज्ञान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सही कहा आपने। ये उनकी ईमानदारी और गहरी समझ को दिखाता है। तो कुल मिलाकर आज हमने जो समझा वो ये है कि चरक संहिता में उल्टी कोई मामूली घटना नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसके शारीरिक, मानसिक हर तरह के कारण हो सकते हैं। इसका वर्गीकरण, निदान का तरीका और फिर हर व्यक्ति और हर प्रकार के लिए अलग-अलग इलाज, ये सब आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत है। और लक्ष्य सिर्फ लक्षण को दबाना नहीं, बल्कि शरीर के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित करना है। और इसमें एक अंतिम विचार जोड़ने की इजाजत चाहूंगी। बिल्कुल, जरूर। इन ग्रंथों में छर्दी को सिर्फ एक स्वतंत्र रोग ही नहीं, बल्कि कई अन्य रोगों का एक लक्षण भी माना गया है, जैसे ज्वर, कृमि रोग, यहाँ तक कि विष के प्रभाव का भी। अच्छा। ये इस ओर इशारा करता है कि प्राचीन चिकित्सकों के लिए उल्टी सिर्फ एक अकेली समस्या नहीं थी, बल्कि ये शरीर में चल रही किसी बड़ी गड़बड़ी का एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकती थी। सही बात है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की भागदौड़ में हम अक्सर लक्षणों को अलग-थलग करके देखते हैं और बस उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि शरीर को एक संपूर्ण और जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में देखना कितना जरूरी है। एक छोटी सी उल्टी भी शरीर की एक बड़ी कहानी कह रही हो सकती है। जरूरत है तो बस उसे ध्यान से सुनने की।